लेकिन 173 वाले जीत गए और 193 वाले हार गए। कि सिंध के अंदर जो है ना उनका रोल जो है वो हमेशा सिंधी कौम परस्तों वाला ही रहा है। यानी सिंध की जो मकामी आबादी है वो महाजरों को उस तरह जज़ब नहीं कर पाई। कम अज़ कम ये तो साबित है कि कुछ लोगों को रोका गया। ठीक है, अगर वो 10 भी हैं तो भी सूरत हाल को पलटने के लिए वो 10 काफ़ी थे। काफ़ी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी खातून थी जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। जबरी गुमशुदगी है जी। और फिर उसके बाद एक प्रोपेगेंडा है। वो अलकायदा की फंडिंग कर रही थी या वो अलकायदा के लिए वहाँ पे जो है ना वो काम कर रही थी, इस हवाले से अमेरिका को मतलूब थी। इस कश्ती के डुबोने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। असल में देखें ना, सेकुलरिज्म की महराज तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनता है ना। पीपल्स पार्टी में अंदर वो जमहूरियत है, वोट को इज्जत है, ना ही नून लीग के अंदर वोट को इज्जत है। यूरोप के बॉर्डर एंटर हो गए, उसके बाद आप 1000-1500 यूरो जो है ना आप बड़े आराम से कमा लेंगे। और बेशक अमीर हूँ या जो भी हैं, 25 लाख के मालिक हूँ, लेकिन गम रोज़गार था कि जो उन्हें मौत के मुंह में ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेहताब भाई। फ़ारूक तो गए हज पे और पुराना फॉर्मेट हमारा बहाल कर गया आप, और मुझे दोबारा आमने सामने कर दिया। बड़े वाक़यात हो गए और हंगामा खेज़ कराची में इलेक्शन हुए और फिर उसके बाद मेयरशिप के लिए खासे तनाज़ात खड़े हुए। वहीं से शुरू ना करें? जी बिल्कुल। ख़बरें तो और भी हैं और सारे ही तबसरे के काबिल हैं। यूनान में कश्ती का हादसा हो गया, आबदोज़ डूब गई बहरे ओकियानूस में। फिर ये कि इसहाक डार साहब ने थप्पड़ जड़ दिया साफ़ी को। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये कि पहले हम कराची से ही चलते हैं। जी बिल्कुल। तो कराची के इलेक्शन पर यानी मेयरशिप में ख़ास तौर पे बज़ाहिर तो ये था कि जी जब पीटीआई शामिल हो गई जमात इस्लामी के साथ तो नंबर्स इनके ज़्यादा हो गए। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे कि पहले भी होता रहा, सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा नंबर किसी के हैं और वोट किसी के हैं। तो यहाँ पे भी नंबर किसी के हुए, मुंतखब कोई हो गया। तो 193 और 173 के यानी जो फिगर्स थे, और लेकिन 173 वाले जीत गए और 193 वाले हार गए। तो वैसे तो एक शेर याद आ गया अभी कि अकबर अलाहाबादी ने कहा ना कि बूट बनाया डासन ने, मैंने एक मजमून लिखा। मेरा डासन का नहीं, मेरा मजमून रह गया, डासन का जूता चल गया। तो 173 वाले रह गए और 193 वाले रह गए और 173 वालों का झुटलू चल गया। झुटलू चल गया होना चाहिए। तो क्या हुआ, कैसे हो गया ये? देखिए गलत से मेयर के इलेक्शन से पहले ही जब ये शुरू हुआ था तो इसमें भी बहुत सारी मतलब घपला बहुत इब्तदा से शुरू हो गया था। मतलब ये हल्का बंदियाँ जो थी इसके अंदर भी बहुत सारे थी कि सिंध के बहुत सारे गोट जो थे इर्द गिर्द के उनको भी शहर में शामिल किया गया था ताकि वहाँ से भी वोट जो है ना वो पीपल्स पार्टी को मिल सके। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इलेक्शन डे था उसके अंदर खासी मार कुटाई की गई और जो रवायती तौर पे कब्जे करके ठप्पे लगाने वाला अमल। कराची के शायद वो भी नहीं पता होगा ना, अंदाज़ा नहीं होगा कि कराची एक शहर है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा शहर, मतलब उसके आसपास कोई दूसरा शहर है नहीं। मतलब देखिए 5 अजला पे मुश्तमिल एक शहर है। और कराची की जो आबादी है उसमें जो अक्सरियत है वो महाजरों की है, और सिंध का शहर है। और यानी सिंध की जो मकामी आबादी है वो महाजरों को उस तरह जज़ब नहीं कर पाई, यानी उन्हें वो कबूलियत नहीं दे सकती जो वो अपने आप को सन ऑफ द सॉइल समझते हैं, इनको बाहर का समझते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कराची और बाकी सिंध के दरमियान एक ये भी तनाज़ा चलता रहता है या खींचातानी चलती रहती है। बल्कि खालिद साहब ये अगर तनाज़े की बात करें तो ये सिर्फ कराची का नहीं है बल्कि ये अर्बन सिंध और रूरल सिंध का ये तनाज़ा बन पूरे बिल्कुल। इसलिए हैदराबाद में भी आ जाता है, सखर में भी आ जाता है, बल्कि ये तो घोटकी तक सांगड़ तक ये बेशुमार जगहों पे ये चीज़ चलती है। और इसीलिए कोटा सिस्टम भी जो है उसमें हमेशा अर्बन सिंध और रूरल सिंध का अलग अलग रहता है। तो ये वहाँ का एक प्रॉब्लम है, शुरू से चलता आ रहा है। और उसमें और उसकी बुनियाद भी पीपल्स पार्टी ने डाली थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, जो कि लिसानियत के ऊपर मबनी उनकी सियासत थी। और फिर जब उनके मरने के बाद
जब उनको फांसी दी गई तो उसके बाद की जो सारी मूवमेंट थी उसमें बेसिकली जो सिंधी कार्ड है ना वो पीपल्स पार्टी ने बहुत कामयाबी के साथ खेला था। जो जुल्फ़िकार थी उसको अगर उससे पहले सिंधी कार्ड जीएम सैयद खेला करते जी, यानी पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात थी, कम से कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक तो, बल्कि बाद में बेनज़ीर को भी चारों सूबों की जंजीर के तौर पर वो सामने लाया जाता था। तो ये जो सिंधी कार्ड था ये जीएम सैयद का था। जीएम सैयद तो ये सिंध की कॉम्प्रस तंजीमें जो है ना वो उसमें, लेकिन पीपल्स पार्टी का इसमें दोगला रोल इसमें रहा है ना, वो वोट अपनी तरफ खींचा है। वही कि सिंध के अंदर जो है ना उनका रोल जो है वो हमेशा सिंधी कौम परस्तों वाला ही रहा है, और जब वो सिंध से बाहर निकलते हैं तो वो फिर कौमी जमात की बात करते हैं। सिंध के अंदर कभी भी नहीं हुआ। देखें टोपी पगड़ी और वो अजरक और वो सारी चीज़ें जो उनके सिंबल्स थे वो हमेशा से रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ये दोहरा किरदार उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ खेला और आज तक वो खेलते आ रहे हैं। वो आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ वो कराची की नुमाइंदगी की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ वो कार्ड भी सिंधी खेलते हैं। आज तक भी यही सूरत हाल उनकी रही है। तो यहाँ पे भी यही था कि एक तो वहाँ से किया गया, फिर उसके बाद ये है कि बड़ी दिलचस्प सी कहानी ये है कि जो उस वक्त रिज़ल्ट जो दिया गया नुमाइंदों को, जो सरकारी अमले ने जो रिज़ल्ट दिया, बाद में वो रिज़ल्ट ही चेंज हो गया। उस रिज़ल्ट के ऊपर था 8 कम अज़ कम यूनियन काउंसिल्स तो ऐसी थी कि जिनके जो रिज़ल्ट्स थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, कि जिन लोगों को जो वहाँ से जीतने वाला कोई और था मौके के ऊपर, जिसको बाकायदा रिज़ल्ट और सरकारी स्टैंप और सरकारी पेपर के ऊपर उनके पास आज भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के पास रिज़ल्ट था वो एक मुख्तलिफ रिज़ल्ट था। वो फिर वहाँ से इलेक्शन कमीशन में आया, फिर उसके बाद यहाँ से भी फ़ैसला जो है ना वो घुमा फिरा के उनके हक़ में किया गया। तो ये कैसा लग रहा था कि मिली भगत से पूरा एक पैटर्न सेट किया गया और उस पैटर्न सेट के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें चल रही थी। फिर तहरीक इंसाफ जब असल में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो गया तो फिर तो ये बात क्लियर हो गई कि अब पीपल्स पार्टी की उसूलन कोई गुंजाइश नहीं बनती मेयरशिप के लिए। वही आपने जैसे कहा कि 173 और 193 का कोई मुकाबला नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने किया कि लोगों को उठाया, उसको कुछ जो है ना वो 9 मई के वाक़यात हो गए, उसके बाद की जो सूरत हाल थी उसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर था, उसको सिंध के अंदर वो पूरा कार्ड खेला गया और फिर एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि सारी धौंस धांधली के बाद एक मेयर बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मेयर बनाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन ये मेयर भी टोटल जो है वो कोई 10 वोटों के फ़र्क से वो बना है। और उन और अगर वो जो 8 हल्के हैं वो अगर खुलते हैं और अदालतें उनको जो है ना वो कलअदम करार देती हैं इलेक्शन को, तो मेयरशिप के बारे में वो किसी ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि ये इस तरह की है जैसे एक शरारती बच्चे को जो है ना ढीली सी निकर पहना दी जाती है। तो उसने कहा कि वो दोनों हाथों से उसने निकर संभाली होती है, वो शरारतें करना बंद कर देता है। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही हुआ है। ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर बने उनके साथ मगर हयादार, हाँ उसका हया होना जरूरी है, मुझे क्या परवाह है, वरना तो वाकई उसकी कोई ज़रूरत नहीं उसे पड़ती। लेकिन सूरत हाल ये भी है कि इसमें भी देखें ना कि इसमें मुस्लिम लीग के जो वो मुंतखब नुमाइंदे हैं बल्दियाती वो भी शामिल हैं, इसमें JUI की भी नशिस्तें हैं, इसमें हत्ता कि TLP की एक आध नशिस्त उनकी भी शामिल है। तो इन सारे का एक मलगूबा जो बनाया गया है उसमें, तो किसी भी वक्त जो है वो इनमें से कोई निकल सकता है और फिर जो है वो मेयर साहब की हो सकती है, या वो जो 20 लोग या 34 लोग जो गायब हुए हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल क्रिएट जो नहीं आ सके वो कभी भी वापस आ गए तो तब भी सूरत हाल बदल सकती है। और फिर अगली बात ये भी है कि अभी भी वो दाव पे भी है, उसमें ख़ुद जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो गैर मुंतखब मेयर हैं और ये केस भी अभी सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, चूँकि वो जीत के नहीं आए थे, उन्हें मुसल्लत किया गया था और शायद अब किसी जगह पे उन्हें जितवाने की कोशिश की जाए, लेकिन केस बहरहाल अदालत में है, अदालत भी कोई फ़ैसला दे सकती है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी अजीब सी जो है ना वो कैफियत बन रही है कराची की, और ऐसा
कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि कराची में कोई डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं। कोई गैर यकीनी सूरत हाल ही रहेगी, बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल, कम अज़ कम मुस्तकबिल करीब में तो इसको कोई यानी वो बात तो अलग होगी ना कि भाई मेयर कैसे बनाया। असल मसला तो अब ये खड़ा हुआ कि कराची की डेवलपमेंट कैसे होगी, और कोई बेहतरी का सफ़र अभी नज़र नहीं आता फिलहाल कोई ऐसा कि पीपल्स पार्टी कर सके। उखड़ी सड़कें उखड़ी ही रहेंगी, उखड़ी रहेंगी। ठीक। इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़ेर बहस आई है, और वो है जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना। जी। पीटीआई ज़ाहिर है इस वक्त जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की मतून है, और उसके अलावा दीनी तबका भी उसके बाद जो भी आमाल हैं उनकी वजह से अच्छी नज़र से उसे नहीं देखता। तो जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ बैठना, उस पर एक सवाल उठता है। और फिर ये कि यानी अगर कोई इम्कान था भी जमात इस्लामी की तरफ कोई हमदर्दी का किसी लेवल पे मुक़्तदिर तबके में, तो पीटीआई की तरफ जाके तो उसमें कमी आ गई, एक ख्याल पाया जाता है। जी। तो इस सारे में ये जो मूव हुआ की गई है यानी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने की जमात की, इसको क्या समझते हैं आप? यानी सियासी जो भी एक होता है यानी दाव पेच, उसके एतबार से ये ठीक फैसला था? देखिए खालिद साहब, कुछ दो राय मुख्तलिफ इसके बारे में हो सकती हैं। एक तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने बयान कर दिया कि चूँकि वो मतूब जमात है इस वक्त, तो उसके साथ इत्तेहाद करके। एक दूसरी चीज़ ये है कि बहरहाल उसके मुंतखब लोग तो उस असम्बली में मौजूद हैं, ठीक है, उनका क्या होना है, वो अपनी जगह पे कायम हैं। अगर उसको आप साथ मिला के आप विनिंग पोजीशन में आ सकते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि उनकी मरकज़ी क़यादत जो है वो अपने कुछ बयानात या अपने किरदार के हवाले से जो अफ़ाल उन्होंने सर अंजाम दिए हैं माजी में, उसकी वजह से आज मातूब है, तो इसलिए उन लोगों को भी साइड लाइन तो नहीं किया जा सकता। तो जो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है वो तो इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि ये लोग चूँकि मुंतखब थे और इनके साथ मिल के पीपल्स पार्टी हर दाव आज़मा रही थी इसको करने के लिए कि वो 8-10 सीटें जो है वो की गई। बाहर से जो हमने कहा कि हल्का बंदियों के ऊपर जो डंडी मारी गई, वो सारे के सिनेरियो में हर सूरत और हर कीमत पे वो बनाने को तैयार थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको पीटीआई को साइड पे रख दें तो फिर तो ये प्लेट में रख के देने के मुतरादिफ था पीपल्स पार्टी को। तो दूसरी तरफ जो है एक इखलाकी और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए जो मूव की जा सकती है वो यही की जा सकती है कि किसी और जो पॉलिटिकल फोर्स है उसके साथ आप इत्तेहाद कर लें और मिलके एक जो है ना मेयरशिप के लिए कंटेस्ट करें। तो वो किया गया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो जमहूरी हक है, किसी के साथ भी वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये कि एक चीज़ ये कि 34 लोग पीटीआई के नहीं आ सके जी। उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि उनको नहीं आने दिया गया, किसी जगह पे बंद कर दिया गया क्लिफ्टन के किसी घर में। और एक ख्याल ये भी पेश किया जाता है कि जी वो तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, पीटीआई के और जमात का कोई जोड़ नहीं जुड़ता, और वो समझते हैं कि जो भी फैसला मरकज़ी क़यादत ने किया वो ठीक नहीं है, तो हम जमात इस्लामी की तरफ नहीं जाते। यानी ये भी एक ख्याल पेश किया जाता है। इसमें से सही क्या है, या ये कि कुछ लोगों का ये नुक्ता नज़र भी था, यानी 34 के 34 एक ही नुक्ता नज़र के अमल थे जो ये बयान किया जाता है, या 34 में से कुछ को बिल जबर रोका गया, या 34 के 34 को बिल जबर रोका गया? इसमें किस हद तक कोई यानी देखिए खालिद साहब, इसमें हतमी तौर पे तो कुछ कहना जो है ना इस फिगर के हवाले से, एक चीज़ तो ये तय है कि लोगों को उठाया गया था और रोका गया है, उन्हें रोका गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसमें पीपल्स पार्टी के जो करीबी हलके हैं, जो सहावती हलके हैं, सब ने बड़ी क्लियर बात की, लोगों ने निशानदेही भी की कि कहाँ कहाँ रखा गया था। उनकी बाद में वीडियोस भी आई बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियाँ थी, इस पर नहीं है, हम अपनी उस पार्टी के साथ खड़े। और जो दूसरी बात है कि अगर हम ये कहें कि इनमें अक्सरियत वो थी कि जो ये समझती थी कि पीटीआई को इत्तेहाद जो है ना वो नहीं करना चाहिए जमात इस्लामी के साथ, तो इनके लिए कोई मजबूरी तो नहीं थी वोट देना। ये आने के बाद भी ये काम वोट भी दे सकते थे। दूसरा ये कि वोट देने से या अगर वो हैं तो हो सकते हैं 4-5 हों बस, मतलब वो कोई अक्सरियत में नहीं, अक्सरियत में जो है ना वो नहीं लगते। लेकिन ये है कि हतमी उस तादाद के ऊपर कुछ नहीं, लेकिन फ़र्क जो है वो तो 10 वोटों का फ़र्क है टोटल। तो 10 लोगों को अगर मतलब अगर इसकी थी रोका जो ना जाता तो सूरत हाल तब्दील हो जाती। कम से कम ये तो साबित है कि कुछ लोगों को रोका गया। बिल्कुल, अगर वो 10 भी हैं तो भी सूरत हाल को पलटने के लिए वो 10 काफ़ी थे। बिल्कुल। तो इतने तो थे ही जिनको रोका गया, जो रोका गया। बिल्कुल।
अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है आगे चलें जी। कराची से, और वो अमेरिका चलते हैं सीधे। डॉक्टर आफिया एक अलमिया, और जिसने जन्म लिया आज से 20 साल पहले, तकरीबन 20-21 साल पहले। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत है, और कराची से एक क्या कहें जी, उम्मत मुस्लिमा की एक बेटी, हाईली एजुकेटेड, और उसको पाकिस्तानी खातून, और यानी उसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि जबरी गुमशुदगी है जी, और फिर उसके बाद एक प्रोपेगेंडा है, और बड़ा नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा है, और वो अभी तक भी यानी जहरीला प्रोपेगेंडा जो है ना, दम नहीं तोड़ता है। तो उसमें जूँ का तूँ कि जी वो तो कोई मुजाहिदा थी, और वो बड़े वो जैसे कोई परिस्तार हो जाता है किसी का, इस तरह गोया वो अलकायदा की बड़ी परिस्तार हो गई थी, तो फिर खामद को छोड़ के शादी भी कर ली, और मतलब ये सारी राम कहानियाँ जो है ना ये साथ जोड़ी जाती हैं। तो असल तो बात जो है वो ये कि उन्हें कराची से उठाया गया, और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में उठाया गया, अमेरिका के हाथ बेचा गया, और फिर बात जब फैल गई, अब अमेरिका के लिए वो क्या ज़रूरत थी, क्यों वो डिमांड कर रहा था, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये कि जब बात खुल गई तो अब ये वापस पाकिस्तान आएंगी तो वो चेहरे बेनकाब होंगे। देखें होता क्या है, होता यह है कि जिन लोगों को जबरी गुमशुदगी का शिकार किया गया, उन्हें इतना डरा धमका दिया गया कि वो घर वालों को भी कुछ नहीं बताते कि उनके साथ हुआ क्या। उनके अंदर वो करेज नहीं होती ना। ये उसके मुकाबले में हमने देखा है कि जो कोई पढ़ा लिखा आदमी उठाया जाता है तो वो आके बताते हैं भाई फलाने थाने में रखा, ये किया वो किया, वो सारी बातें बता देते हैं। लेकिन ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं इनको बताने में मसला होता है। अब वो तो हाईली एजुकेटेड थी, वो अगर आती तो उन्होंने तो सारी कहानी सुनानी है, तो ये बाज़ हल्कों को ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो आज़ाद हो। तो फिर एक नया ड्रामा प्लाट स्टेज किया गया, और उन्हें अमेरिका के फ़ौजियों के ऊपर हमलावर दिखाया गया, और फिर उसके जुर्म में पकड़ी गई, और अमेरिका में जाके 86 साल कैद उन पर वो कर दिया गया। तो अब ये जो यहाँ से सेनेटर मुश्ताक साहब गए हैं, और फिर उनकी हमशीरा गई हैं, मुलाकात हुई है, तो क्या या ये कि थोड़ा रजीम चेंज भी एक है, जो यहाँ पे अब नए लोग आए हैं, तो आपस में भी तो कुछ थोड़ी बहुत तो है क्लैश, यानी इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों में। जो पुराना ग्रुप था जो 20 साल हुक्मरान रहा, परवेज़ मुशर्रफ के चेले चांटे कह लीजिए, और अब ये नए लोग आए हैं, तो इनके अंदर रिफ्ट तो है, नज़र आती है, साफ नज़र आती है। इसी वजह से जुडिशरी में भी रिफ्ट है, मीडिया में भी, हर जगह पे है। तो क्या इसमें कोई इम्कान, उम्मीद की कोई खिड़की खुलती है आफिया के लिए कि वो रिहाई उन्हें मिल सके? देखें खालिद साहब, रिहाई वाला तो जो है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, चूँकि ये बहुत टेक्निकल किस्म का सवाल बनता है, और ख़ुसूसन ये अमेरिका की जो क्या कह लें कि जो लीगल प्रैक्टिस है और इनलीगल प्रैक्टिस है, उन दोनों के ऊपर जो है ना, मतलब वो किस बार्गेनिंग में वो क्या मांगेंगे और क्या होगा। मतलब कुछ चीज़ें तो हैं जो जिससे पहले उनका डॉक्टर शकील आफरीदी के बदले में जो है ना वो कर दिया जाए, लेकिन अब क्या सूरत हाल है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरे नज़दीक जो, चूँकि आप पूरा सिनेरियो बयान कर रहे थे, तो मैं उसमें एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा इस हवाले से कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू जिसको क्लियर होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी खातून थी जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। वो कराची से चली थी जब इस्लामाबाद आने के लिए, और रास्ते से वो गायब हो गई, और उसके बाद जो उनका सुराग मिला वो ये मिला कि जो एक जर्नलिस्ट हैं एवन रेडली, जी, उन्होंने ये बात कही थी कि बगराम में एक ख़ातून है कि जिसके ऊपर टॉर्चर किया जाता था, और जिसको उन्होंने प्रिजनर 550 का नाम दिया था वहाँ पे। और ये वाज़ेह रहे कि ये जो बताया गया कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों पर हमला किया, ये उससे पहले की बात है। उस वक्त तक आफिया सिद्दीकी का कोई क्लू नहीं था कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। जब इसके ऊपर एक इंटरनेशनल कैंपेन चली तो उसके बाद हमें पता चला कि बगराम एयरपोर्ट के बाहर से अमेरिकन्स ने एक वो दिया कि एक ख़ातून को उन्होंने अरेस्ट किया जो वहाँ हमले की प्लानिंग कर रही थी।
बगराम एयरबेस के बाहर पहुंच के उस हमले की प्लानिंग कर रही थी। मैंने मनसूबा बनाने के लिए वहाँ पे जी वहाँ पे जो है ना वो थी, वहाँ से वो अरेस्ट किया गया। और फिर अगला उसका हिस्सा ये था कि जब उन्हें अरेस्ट करके उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उन्होंने अमेरिका के जो मैरीन कमांडोज थे उनमें से एक से बंदूक छीनी और वहाँ पे गोली चलाई जिससे कि वो मर सकते थे। और इस जो ये ऑफेंस है इसका केस चला अमेरिकी अदालत में और उसके ऊपर उन्हें सज़ा सुनाई गई। अब इस सारे सिनेरियो को अगर आप सामने रखें तो एक अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें थोड़ा सा उसको ये भी ऐड कर लें कि जब वो अगवा हुई तो उनके साथ उनके बच्चे भी थे जी। और उनके बच्चे जो हैं उनके बारे में ये खबर आई थी कि वो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर जो है हुसैन हक्कानी उनके तहवील में हैं उनके बच्चे। और फिर उनके बच्चे उनके इस केस चलने से पहले या बगराम से नाम नहाद पकड़े जाने से पहले उनकी फैमिली के हवाले किए गए थे लाके। वो किसने हवाले किए, वो कैसे पहुँचे, वो कहाँ थे, इसकी कोई डिटेल अभी तक दस्तयाब नहीं है और ग़ालिबन उनकी फ़ैमिली भी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती, कुछ उनके अपने मसाइल होंगे। लेकिन जो चीज़ें मतलब पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, जो अखबारात में ख़बरें थी, ये सब कुछ हो चुका था जब वहाँ से बगराम से पकड़ा गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इसमें वो सारा प्रोपेगेंडा जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में है कि अमेरिका के अंदर वो एक्सप्लोसिव ख़रीद रही थी और बड़े पैमाने पे उन्होंने किया था, वो अलकायदा की फ़ंडिंग कर रही थी या वो अलकायदा के लिए वहाँ पे जो है ना वो काम कर रही थी, इस हवाले से अमेरिका को मतलूब थी, इसका उनके पूरे केस में किसी जगह किसी अमरीकी जो है वो इस्तगासा ने या ना तो इल्ज़ाम आयद किया है, ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ना इसकी सज़ा सुनाई। ये सारी बातें हवा में हैं और वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इस प्रोपेगेंडा को लेके चलते हैं। फिर मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनकी दूसरी शादी की जितनी बात की जाती है उनकी फैमिली उसे डिनाई करती है, उसका कोई प्रूफ किसी के पास मौजूद नहीं है, किसी जगह वो शादी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई निकाहनामा नहीं बना, कोई शादी की तस्वीर नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन नहीं, उसका तो एक बहरहाल एक बड़ा एक जो मैंने एक वर्जन सुना है वो ये है कि कोई मुजाहिद था जी जी, उसे वो मारते थे तो वो कहता था अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया। तो उन्होंने कहा ये आफिया के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? तो ये वो मतलब हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो आफिया की शादी फिर साबित हो गई हो, क्योंकि वो इन्नी असअलुकल आफिया मांग रहा था तो वो आफिया मांग रहा था, कोई इसी किस्म की चीज़ इस तरह का कोई एक तो अच्छा इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में एक और प्रोपेगेंडा ये था कि वो अमेरिकन सिटीज़न है जी, पाकिस्तान से तो उनका ताल्लुक नहीं है। वो सिटीजन पाकिस्तानी शरीयत छोड़ने वाली थी, छोड़ चुकी थी, छोड़ने वाली थी, कोई फैसला करती थी। अच्छा उसके ऊपर जब खुसूसन मैंने खुद जो है उनकी फैमिली से जब ये पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर आफिया जो थी उनके पास जब वो गिरफ़्तार भी हुई तो उसके पास भी उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट था जो उसके कुछ अरसे बाद एक्सपायर हुआ, वैलिड पासपोर्ट था। अमेरिका में वो रही हैं लेकिन अमेरिका में उन्होंने ग्रीन कार्ड भी अप्लाई नहीं किया, यानी परमानेंट रेजिडेंस भी नहीं थी, वो टेम्प्रेरी रेजिडेंस पे थी। और वो जो उनके पास वीज़ा था जो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वालों को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री जो वहाँ पे स्टे के लिए जो वीज़ा मिलता है वो उसी वीज़े के ऊपर अमेरिका में थी। उसके अलावा उनके पास अमेरिका में कोई स्टेटस कभी नहीं रहा। तो ये सारे का सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है ना यहाँ पे किया गया और ये मखसूस था। आप जानते हैं, हम भी इस सारे उससे गुजरे हैं कि ये बेशुमार बातें यहाँ पे की जाती रही हैं। इससे पहले भी वो जो परवेज़ मुशर्रफ का ख़ास दौर था जो 9/11 के बाद आया था, तो वो एक बंदे के लिए नहीं, हर बंदे के बारे में, जिस बंदे को भी उठाया जाता था उसका ताल्लुक जो है ना वो हो जाता था। बल्कि हम कई दफ़ा, मैं आपको बताऊँ कि न्यूज़ रूम में हम मजाक किया करते थे कि अगर हम में से किसी बंदे को उठा ले तो वो कहेंगे कि जनाब ये तो फ़लाँ 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 का मास्टरमाइंड था और अलकायदा वो मास्टरमाइंड होते थे अलकायदा के। ये जो जिस साफ़ी को कुट चढ़ जाते थे वो कहते लड़की के भाइयों ने मारा। हाँ, लड़की के भाइयों का ये तो बाद में आया था, ये उससे पहले ये भी कि सारे लोग जितने भी उठाए गए थे उसमें कई जर्नलिस्ट भी थे जिनको बाद में छोड़ा गया। और वो मतलब हमारे एक दोस्त हैं नसरुल्लाह चौधरी साहब, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बड़े एक्टिव हैं, तो जब उन्हें उठाया गया तो उनके पास से ये हुआ था कि नवाए अफ़गान जहाद का जो रसाला था वो उनसे बरामद हुआ था।
तो उनको पहले उठाया गया, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है ना वो जब ज़्यादा चलना शुरू हुआ एक एहतजाज का सिलसिला, तो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं था तो उनको बिलाखिर छोड़ना पड़ गया। लेकिन इस किस्म की वहाँ पे, लेकिन मैं उसकी मिसाल कर रहा हूँ कि इस किस्म का ये प्रोपोगंडा इतना शदीद होता था कि हम ये बात करते थे कि अगर किसी भी बंदे को उठा लिया जाए तो उसे वो कहेंगे मास्टरमाइंड है, और बाकी ये नहीं कहेंगे कि भाई हम 10 साल से इसके साथ हैं, हम जानते हैं इसे घर तक। वो कहते हैं यार हम 10 साल से इसके साथ थे, हमें खबर तक नहीं हुई कि ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड है, इसके हम तो इसमें असल में एक चीज़ ये कि डॉक्टर आफिया के हवाले से ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा है ना, ये सबूत किसी और बात का है कि कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहती कि आफिया रिहा हो। आफिया नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ आफिया का मामला नहीं है खालिद साहब, इसको थोड़ा सा मेरे नज़दीक ये है कि इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। आप देखेंगे हर वो काम जिसके अंदर वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है, ये लॉबी उसके साथ खड़ी होती है। आप अंदाज़ा करें कि कुछ पीछे चले जाएं, मतलब मेरा दौर तालिब इल्मी था, शायद आपको ज़्यादा याद हो कि जब ये जो जौहरी धमाकों का वक्त आया था, जो अभी इंडिया ने कर दिए थे और पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किए थे, तो उस वक्त के मैं उसके बाद एक मेरा जो है रिसर्च पेपर था, मैं उसको देख रहा था। उसमें तो उसमें कॉलम मैंने देखे, मैंने लोगों के जो बयानात थे रेडियो की, उस वक्त की जो मुख्तलिफ लोग रेडियो के प्रोग्राम्स में शामिल हुए, तो वो सारे इस बात की कैंपेन चला रहे थे कि पाकिस्तान को धमाके किसी सूरत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हो जाएगा, ये धमाके के बाद जो है ना, एक पेट्रोल पंप पे एक बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न खातून आई बड़ी लंबी सी गाड़ी पे, तो उसने कहा टैंकी फुल करो। ये जो मौलवी कहते थे कि धमाके करो, तो अब चुपें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो टंकी फुल करा ठीक है ना। उसको अभी भी साड़ा था कि क्यों कर लिया ये, क्यों कर लिया इससे। और इससे भी अपने पहले आपको याद होगा कि एक दफ़ा यही इस्लामाबाद में और इसी जहां हम बैठे हुए हैं डी चौक के पास, यहाँ पे एक दफ़ा जो है वो इसका ताबूत भी उठाया गया था। हाँ जी बिल्कुल, एटम बम का, और डॉक्टर कदीर की अलामती कब्र भी यहाँ पे बनाई गई थी। तो ये पूरी जो है वो कैंपेन हमेशा से चलती आ रही है, और हर वो बंदा जो वेस्टर्न इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो और पाकिस्तान के हक़ में खड़ा होता है किसी भी हवाले से, उसको यहाँ टारगेट किया जाता है। असल में देखें ना, सेकुलरिज्म की महराज तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान बनता है ना जी। ये दो कौमी नज़रिया सेकुलरिज्म में तो फिट नहीं होता। तो एक सच्चा सेकुलर वो पाकिस्तान का हमायती हो, ये उसकी मुनाफिकत है, सही, उसे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बहरहाल मुनाफिक बन के मुहिब वतन बनते हैं, हो नहीं सकता, टेक्निकली नहीं, बिल्कुल हो नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। सेकुलरिज्म का तो तकाजा ये है कि आप कांग्रेस के हमायती, ठीक है ना, ये कांग्रेस के मौक़िफ़ के, जी बिल्कुल, चले कांग्रेस के नहीं तो जमीयत उलमा हिंद के, मतलब आपकी शेप कोई भी हो सकती है, ठीक, लेकिन होना वो चाहिए। खद्दर की टोपी पहन रहे हों, चाहे आप अमामा पहन रहे हों, अबाओ कबा के अंदर जो है ना वो मस्जूद हों, बेलचे वाले हों आप, या कुछ भी हों, अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो ही है, बिल्कुल ये उसका लाजमी तकाज़ा है। खैर, तो चलें जी, अब अलमिया कश्ती का हादसा, और खैर ये बात तो सही नहीं है कि गरीब लोग थे तो वो खुशहाल घरानों के चश्मो चिराग, और जिसे कहते हैं सुहाने मुस्तकबिल की खातिर ठीक ठाक रकम 20 से 25 लाख के दरमियान दे के वो जा रहे थे। धोखा तो उनके साथ किया एजेंटों ने कि जी हम आपका सेफ़ एंड साउंड सफ़र कराएंगे, लेकिन जो भी सफ़र हुआ और फिर उसका जो इंजाम हुआ, तो ये सारा है क्या धंधा। क्योंकि कहा जाता है 3 महीने पहले भी कोई कश्ती उल्टी थी, उसकी ख़बर नहीं निकली, और अब ये ख़बर फैल गई, और ये सिलसिला तो है। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आता कि इतने पैसे दे के बंदा कानूनी तौर पे भी तो जा सकता है। नहीं, कानूनी तौर पे तो देखिए पैसे का कानूनी तौर पे जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। कानूनी तौर पे तो आपको वीज़ा मिलता है, विज़िट वीज़ा मिल सकता है, वहाँ पे वर्क वीज़ा मिल सकता है अगर आपकी सलाहियत है, और या फिर ये है कि आप कोई कारोबार के लिए जा सकते हैं, कारोबार के लिए जा सकते हैं, उसके लिए अगर आपका कारोबार है तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसे। वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके से मौजूद हैं। पैसे दे के तो यूरोप का तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, मतलब एक हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में नहीं है, तो यानी इतने पैसे खर्च करके तो आप बड़े आराम से लीगल जो जगह हैं, यानी जो भी गुंजाइशें हैं कारोबार की है या कुछ और भी है, या कुछ आपके पास कोई स्किल लेबर हैं आप, तो उसके लिए भी आपके पास
यानी रास्ता मौजूद है कानूनी कि इतने पैसे में तो हो जाते हैं आपके काम। खालिद साहब, मसला इसके अंदर ये है कि एक तो देखें हमारे मुल्क के अंदर एक दौड़ लगी हुई है पैसे की, न सिर्फ पैसे की बल्कि एक बेहतर मेयार ज़िंदगी, बेहतर मेयार दिखलावे की, अगर उसे आप कहेंगे बेहतर मेयार ज़िंदगी भी नहीं होता, वो बुनियादी तौर पे एक दिखलावा होता है। हमने शादी ब्याह के अंदर और हर चीज़ के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से उसे। फिर दूसरी बात ये है कि यूरोप के अंदर ये समझा जाता है कि यूरोप के अंदर बड़ी ईजी मनी है। आप एक दफ़ा यूरोप के बॉर्डर एंटर हो गए, उसके बाद आप 1000-1500 यूरो जो है ना आप बड़े आराम से कमा लेंगे। और 1000 यूरो अगर आप बचाते हैं तो उसका मतलब है 3-4 लाख रुपया पाकिस्तानी। तो 3-4 लाख रुपया यहाँ पे अच्छा खासा स्किल्ड जो है ना वो वर्कर भी नहीं कमा पाता। आपको एक एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर के लिए भी मुश्किल है। आपको एक एग्जीक्यूटिव लेवल की अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाके आप इतनी कमाई तक जाते हैं, तो वहाँ आप अनस्किल्ड हैं। तो ये एक शॉर्टकट है बेसिकली कि आप ये काम कर लें तो उसके बाद अगली, फिर वहाँ पे आप जाते हैं तो अक्सर नौजवान होते हैं जो जाके वहाँ पे किसी तरीके से कोई पेपर मैरिज कर लेता है, कोई शादियाँ वाकई कर लेता है, कोई कुछ होती है एडजस्टमेंट होती है, 5-7 साल के अंदर जो है वो वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाती है। उसके बाद एक यूरोपियन पासपोर्ट के ऊपर वो पाकिस्तान में आता है और आते ही एक बड़ी सी गाड़ी लेता है, घर बनाता है, और वो जो है ना वो 1-2 करोड़ रुपए का घर होता है। और फिर उसको देख के गाँव का जानू जर्मन हो जाता है। फिर उसको देख के मज़ीद 100 लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये तो देखें ना, ये तो पहले जो है ना वो 5 साल पहले यहाँ भैंसें नहलाया करता था और अब वहाँ से आया है तो इसकी टोरी अलग है। अब वो बोल भी या तो वो फ्रेंच बोल रहा होता है या स्पेनिश बोल रहा होता है, इटालियन या कुछ इंग्लिश जो भी बोले लगता यही है कि कुछ बोल रहा है, गोरा लग रहा होता है। तो ये सारी उसके है, तो उसके लिए लोग कर रहे हैं। और ये धंधा आज से नहीं है, मतलब ये तो 1970 से शुरू हुआ है और ये मुसलसल हो रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा हादसा था वो जब यानी बाहर जाने का ट्रेंड चला है, मतलब 70s में। एक तो ये है कि पाकिस्तान में तो खैर उससे भी पहले शुरू हो गया था। आपको अगर याद हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1960 की दिहाई में जब मंगला डैम बना था तो पहली बड़ी खेप थी जो पाकिस्तान से बाहर गई है। या उससे भी पहले अगर देख लें तो 1947 के बाद भी यहाँ से लोग बड़े पैमाने पे बाहर गए थे। यार ये तो एक एतबार से देखें ना, इसने सोशल डिसिप्लिन तोड़ा है, पूरे का पूरा सोशल डिसिप्लिन तोड़ा है। क्योंकि देखें ये था कि उससे पहले क्या है, आपके जो वसाइल आपके पास हैं उसकी बुनियाद पर आप वो एक जो है ना फ़र्क है, कैडर्स बनते थे, समझे, सोशल कैडर्स वजूद में आते थे। ये वो लोग थे कि जिनके पास वसाइल नहीं थे तो मैंने इलाके में नहीं थे तो वो अब वहाँ से निकले। पहले वो निकलते तो ज़्यादा हैदराबाद चले गए, कराची चले गए, लाहौर चले गए, यही होता था। अब उनके लिए बाहर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई तो वो उन्होंने उससे 10 गुना ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया। वो शुरू में तो पैसे भी ज़्यादा थे, गल्फ़ में भी ज़्यादा थे। तो अब जब वो वापस आए तो ये जो यहाँ का पहले एक जिसे हम समझते थे कि ये एक अच्छा खाता पीता बंदा है, वो उनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर आदमी साबित हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसने माशरे में दौलत की एक दौड़ शुरू कर दी। खालिद साहब, ये हकीकत है यहाँ पे कि अगर आप एक मास्टर डिग्री लेते हैं किसी भी अच्छे हो उसके अंदर, चाहे वो मेडिकल में हो, आपने MBBS किया है, या इंजीनियरिंग की किसी डिपार्टमेंट में होती है, तो आपकी इनिशियल जो पे है वो है 40 से 50 हज़ार के दरमियान आपकी शुरू होती है। और आप 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 1-1.25 लाख रुपए तक यहाँ पे पहुँचते हैं। अब जब आप बाहर चले गए, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आप मिडल भी नहीं है, आपने गांव से उठे किसी तरीके से जो है ना वो पैसे, कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच दिया, कोई 2, 4, 5, 10 भैंसें थी आपके पास वो बेच दी, किसी से उधार ले लिया, कोई जेवर बेचा, जो भी किया आपने कुछ पैसे थे, कुछ अर्सा पहले ये 8-10 लाख होता था, आजकल 25-30 लाख तक बात चली गई है, लेकिन ये आपने किए। और इसके बाद आप यहाँ से निकले और वहाँ चले गए तो आपकी वहाँ जाके अगेन जैसे मैं कहा कि इब्तदा जो है वो 3 से 4 लाख पाकिस्तानी आप इजीली सेव कर लेते हैं वहाँ पे। फिर आपके साथ जब आपको नेशनलिटी मिल गई, आपने कोई स्किल सीख ली, कोई ड्राइविंग शुरू कर दी या कुछ कर दिया, तो ये आमदन जो है आपकी 3 गुना ज़्यादा हो गई कि आप 1 मिलियन 12-15 लाख पे चले जाते हैं, वो चले गए हैं।
अब उसका असर आपको नज़र आता है कि पीछे जो ख़ानदान होता है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं कि बैठे बैठाए जिनकी कुल आमदनी जो है ना वो 50-60 हज़ार है, उसको अगर जो है ना महीने के 5-10 लाख रुपए आना शुरू हो जाए तो गाड़ियों की रेल पे लोगी, उनका उठना बैठना उनका, और वो फिर उसके बाद एक ऐसा ट्रेंड बनता है कि हर शख्स ये समझता है कि ये तो बहुत आसान सा काम है। फिर ये ना कि एक ख़ानदान के 2 आदमी भेज दें, जी हाँ, बाकी जनाब मटरकश करें, बाकी सियासत करें, उसकी सियासत खेलें, गपशप करें और बदमाशी करें, असला रखें, वो चलाएं, गाड़ियों में घूमें, ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, खेत वीरान पड़े हैं, कोई मतलब कौन करे, अब कोई नहीं करेगा। यानी आप ये देखें ना, सोना उगलते ज़मीन, और यानी इससे ज़्यादा शायद लजीज अनाज किसी इलाके में न हो जो पहाड़ी इलाके में होता है, कश्मीर का और ये सारा, ठीक है ना। लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, अब कोई लोकल प्रोडक्शन है ही नहीं इस तरह की, और न दालें हैं, न सब्जियां हैं, न चावल हैं, और गंदम मकई बहुत बड़ी मिकदार में होती थी, सब ख़त्म। वो कोई खेत के नज़दीक ही नहीं जाता, क्यों कोई मशक्क़त करे इतनी। घास जो है ना वो उधर ही खड़ी रहती है, उसे आग लगती है, जल के साथ जंगल भी राख होता है, लेकिन कोई काटने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब अब वो जो यानी पूरी वैल्यू स्ट्रक्चर जो है ना बदल गया, सोशल फिनोमेना चेंज हो गया, बिल्कुल सारा तब्दील हो गया, ऐसे ही है। तो ये इसके बहुत सारे मतलब असरात हैं, और ये पूरी बैनुल अक़वामी, तो जो आम तासुर ये है कि गरीबों के बच्चे थे, ऐसा नहीं था। नहीं ऐसा देखें, जो बंदा 25-30 लाख रुपए अफोर्ड करता है, चाहे वो उसने किसी से लिए हैं, चाहे कुछ बेचा है, तो इसका मतलब है कि इतने पैसे वो कर सकता था। तो नहीं, उसका एक सोशल स्टेटस भी है ना। 25 लाख कोई नहीं किसी को उधार देता, जी हाँ, ऐसे ही है। लाख भी नहीं देता, गरीब को तो नहीं देता। नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसका सबसे अलमनाक पहलू ये भी तो है ना कि जो फिर इस तरह के ख्वाहिशमंद बच्चों को जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो बीच में ये एजेंट लोग हैं, क्योंकि जैसी मैंने सुना है वो ये कि लारा लप्पा तो ये लगाया गया था, ये भी कि भाई एयर ले जाएंगे, ये कि बड़े जहाज़ पे लेके जाएंगे, शिप पे लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ तो जाके खरकारों वाला सलूक किया गया उनके साथ। ये हमेशा से होता है खालिद साहब, मैंने बहुत सारी कहानियाँ की हैं, और मतलब एक अरसे तक जो है मैं कुछ मतलब एक स्वीडिश चैनल और एक नॉर्वेजियन चैनल के साथ मैंने काम किया। तो ये जो मंडी बहाउद्दीन का, झेलम का, और सराय आलमगीर, इससे आगे गुजरात, ये पूरा रीजन जो है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों से मिला, उनकी डिफरेंट स्टोरीज़ थी, डिफरेंट चीज़ें, चूँकि वहाँ के पे इन लोगों की एक खासी बड़ी कम्युनिटी है, तो वो इंटरेस्टेड होते थे इनकी स्टोरीज़ के ऊपर। तो मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ। ये मतलब शुरू से ऐसा ही चल रहा है, खासता सब पहले इतनी सख्ती नहीं थी, सख्ती बढ़ती रही है, लेकिन ये बहरहाल जाने वाले आप ये कह लें कि उसमें से 10% शायद हूँ कि जिन्हें ये ना पता होगा यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है, लेकिन बाकियों को ये पता होता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। सामने से कोस्ट गार्ड भी होते हैं, और जो वो क्या कहते हैं उनके बॉर्डर फोर्सेस होती हैं, वो सीधी गोलियाँ मारते हैं जो उनके थे, और बहुत लोग मरते हैं वहाँ पे। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है इसमें, पहलू देखें, या हमारे यहाँ तो ये पहलू है, और एक दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में इसको भी करना चाहिए कि जिस यूरोप को हम बड़ी जो है ना यहाँ पे बना के पेश किया जाता है, वह इंसानी हकूक़ का इतना बड़ा चैम्पियन है, तो इस कश्ती के डुबोने में उनका बहुत बड़ा किरदार था कि ये कोई 17 घंटे तो ये एक जगह खड़ी रही है, और कोई इसे रेस्क्यू करने इसलिए नहीं आया कि जो रेस्क्यू करेगा उसे इन लोगों को जो है वो असाइलम भी देना पड़ेगा, इनकी लुक आफ्टर भी करनी पड़ेगी। जब तक ये डूब नहीं गई उस वक्त तक किसी ने इसे पूछा नहीं, वरना मैरीन ट्रैफिक के ऊपर इसकी तो BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है, और दीगर UN की रिपोर्ट भी इसके ऊपर आ चुकी है कि ये तो बहुत देर से उनके उसके ऊपर थी, इसका तो सिर्फ इंजन ख़राब था, इसको बड़े इजीली रेस्क्यू यहाँ पे किया जा सकता है। आप मतलब दीगर उसके ऊपर अगर आप देखें कि जो होते हैं छोटे छोटे, उसके लिए इतने बड़े रेस्क्यू के मिशंस किए जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। जो लोग वहाँ से पकड़े गए उनको भी जाके जेलों में डाला गया, जो वहाँ के हैं क्या कहते हैं, जो लोग ज़ख्मी थे उनको भी उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी गई, और ना कोई मीडिया में इसको इतने बड़े, जितना बड़ा ये हादसा था, मतलब इतना अगर आप देखें कि यूरोप के अंदर, ये तो सोशल मीडिया की वजह से कुछ चीज़ें जो है ना आई, यूरोप के अंदर मेरे ख्याल में 300-400 लोगों का मर जाना एक बहुत बड़ी खबर बननी चाहिए थी जितनी, लेकिन उस तरह की कोई खबर नहीं बनी, किल हो गई इसे जो है ना।
तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ पे, और उन लोगों के लिए भी है जो ये उनकी इंसान दोस्ती के बड़े गुण वो गाते तो हैं। खैर ऐसे ही कहानियाँ ही हैं ना। कहानी खैर बहरहाल है तो अलमिया, इस एतबार से देखें बेशक अमीर हूँ या जो भी हैं, 25 लाख के मालिक हूँ, लेकिन गम रोज़गार था कि जो उन्हें ये मौत के मुंह में ले गया। देखें अल्लाह ताला की ये कायनात है और दुनिया अल्लाह ने बनाई है, इसमें रंगारंगी है, भू कलमूनी है, वैरायटी है। एक तरफ लोग रोज़गार की तलाश में यूँ यानी अजनबी बल्कि क्या कहें दियारे गैर में बेरहम मौजों की नज़र हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि दौलत का ऐसा जो है ना वो सैलाब है कि सारी सहूलतें मुयस्सर हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ अनोखी मुहिम जोई वो करके ज़रा अपनी सेटिस्फेक्शन का या एक यानी मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी ने ना किया हो। तो टाइटैनिक जो है ना वो जो डूबा था, तो उसके जो क्या हैं बाकियात देखने, उसका नज़ारा करने के लिए बाप बेटा चल पड़ते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके चल 30 करोड़ रुपए के करीब रकम जो है दे के चल पड़ते हैं, और वो भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। अलमिया तो वो भी है, लेकिन ये कि एक के पीछे हम कह सकते हैं कि दौलत के हुसूल की ख्वाहिश थी और दूसरे की जो है ना वो दौलत खर्च करने का एक अनोखा अंदाज अपनाने की दौलत की बुनियाद पे जो है ना अल्ले तलल्ले कह लीजिए या कुछ जो है ना चौंचले कहना चाहिए, अमीरों के जो चौंचले होते हैं, तो वो उसका एक वो है एडवेंचर। तो वो भी एक हादसा है। अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ दिखाता है और इबरत हर चीज़ में होती है ना, उसमें भी एक इबरत का सामान है कि देखें अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो दुनिया में अपना हिस्सा नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ हम कितनी देर के लिए आए हैं और कितना वक्त हमने यहाँ गुजारना है, फिर जाना तो अल्लाह ही के पास है। ऐसा जनरल इलेक्शन की भी बातें चल रही हैं और उसमें अहम तरीन जो बात आजकल ज़ेर बहस है वो ये कि कोई ओल्ड कंपेनियन जो है वो उसके सर पे हमा बैठेगा वज़ारत उज़्मा का, या ये कि कोई न्यू कमर होगा, नौजवान यंग ब्लड। खालिद साहब अब तक की जितनी ये खबरें थी उसमें दो चीज़ें, एक तो जरदारी साहब ज़रा बहुत वो मुश्ताक हैं कि बिलावल जो है ना वो होना चाहिए, और वो हर एक मुश्ताक हैं, शायक हैं कि हर पुरअज़म हैं, हर कीमत पे वो जो है तुले बैठे हैं, इसको करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सब कुछ किया, फौजी अदालतों की भी वो सताइश करते रहे जो उनकी पार्टी का कड़वा घूंट भरा दरीना मौक़िफ़ था और उस पर। लेकिन दूसरी तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद उनकी इस ख्वाहिश को कोई ज़्यादा पजीराई नहीं हो सकी। जहाँ उन्होंने ये बातें की हैं तो वहाँ पे उनको कोई जो है दूसरी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला या उन्हें कह दिया गया। उसमें एक परसों तरसों मुझे एक जो है हमारे एक दोस्त हैं बड़े सीनियर जो सियासतदान हैं, तो उनके पास एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने जहाँ पे ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया तो उनसे कहा गया कि नहीं अभी आप थोड़ा सा जो है ना वो हल्का रखें, बिलावल के पास अभी बहुत टाइम है, वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। तो फ़िलहाल जो हमारे जो इस वक्त मसाइल हैं वो शायद बिलावल के बस की बात ना हो, तो आप थोड़ा सा जो है ना तो जरदारी साहब को बच्चे पे इतना बोझ ना डालें, अभी मुल्क को ज़रा थोड़ा स्मूथ सेलिंग करने दें फिर हम। तो उसमें जरदारी साहब खासे जो है ना मायूस भी हुए और उन खफकी का इजहार भी किया। और आज की बल्कि कल की खबर जो है ना वो ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म हमारे गए हैं फ्रांस, आपको पता होगा कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हैं, और इसके बाद की इतलात ये हैं कि इस कॉन्फ्रेंस आज ख़त्म हो जाएगी और आज शायद वो किसी वक्त लंदन चले जाएं और वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब से जाके मिलें। और नवाज़ शरीफ साहब से जो उनकी मुलाकात है उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक पैगाम लेके वो गए हैं सोर्सेज़ के मुताबिक, कि जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है कि JUI और मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन में एक साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर लड़ें। और उसका फार्मूला ये तय पाया है यहाँ पे कि पिछले इलेक्शन में इन दो पार्टीज़ में से जिसका कैंडिडेट सेकंड नंबर पे था
दूसरी पार्टी उसके हक में विड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो जहाँ पे नून लीग का है तो वहाँ पे JUI अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, और जहाँ पे JUI थी वहाँ पे नून लीग अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। इस बुनियाद के ऊपर एक सीट एडजस्टमेंट हो, और अगली दफ़ा जब वो बने तो उसमें JUI और मुस्लिम लीग नून मिलके और ये हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी अगर आती है तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी को जो प्रेसिडेंटशिप है वो ऑफ़र की जा सकती है, जो कहा गया है कि जरदारी साहब को ऑफ़र की गई है। लेकिन उसके अलावा इससे बड़ा शेयर जो है वो इन पार्टीज़ के PDM के अंदर से भी नहीं हो रहा। और जो जरदारी साहब की ख्वाहिशात अपनी बहुत सारी हैं, लेकिन ये भी एक मसला है कि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कर सके। मतलब सिंध की अगर वो सारी नशिस्तें भी जीत जाएं तो तब भी नहीं है। पंजाब के अंदर कुछ उनका इम्कान है कि वो जनूबी पंजाब से ले सकें, तो वहाँ जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनी है तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी जनूबी पंजाब ही है। तो इन दोनों में से किसको शेयर मिलता है, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने एक बड़ा रिस्क लेकर PTI के मुकाबले में एक पार्टी खड़ी की है तो वो उन्होंने भी किसी बुनियाद के ऊपर खड़ी की हो कि किसी यकीन दहानी, किसी श्योरिटी की बुनियाद पे वो आए हैं, तो वो भी अपना शेयर लेंगे। तो जरदारी साहब के साथ शायद उस तरह के मामलात वहाँ पे भी ना हो सकें। तो बाकी ये है कि सिंध की गवर्नमेंट जो है ना वो उनके पास हकीकत पसंद आदमी है, ज़रा कोशिश करेंगे, उसके बाद किसी न किसी पे तो मान ही जाएंगे। और वैसे भागते चोर की लंगोटी इलेक्शन में तो देखें, अगर तो PTI होती स्ट्रांग जी तो फिर तो ये जो एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी और ये भी PDM भी करते। अब चूंकि PTI उतनी स्ट्रांग नहीं रही तो अब इनको आपस में यानी इस बात का इम्कान है कि PDM और PPP के दरमियान हो मुकाबला हो और खींचातानी हो। लेकिन जब ये असेंबली में पहुंच जाएंगे तो ये फिर इफ़ाम तफ़हीम के साथ ही चलेंगे, जैसे आजकल चल रहा है वैसे ही ये गवर्नमेंट वो मिसाक जमहूरियत के वो जो है ना वो करेगा। तो अच्छी बात है। अपोजिशन देखें, जमहूरियत में तो अपोजिशन तो होनी चाहिए। अपोजिशन के बगैर तो यानी जमहूरियत की सबसे अहम तरीन जो चीज़ है ना वो अपोजिशन है। ऐसे ही है कि अपोजिशन का राइट है आपके पास। और बाकी ये है कि देखें, ये हमारी जो जमातें हैं ना, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, जैसे हमने वो बात शुरू की थी कि कराची में एक तरह की फिस्तायत का मज़ाहिरा है जो पीपल्स पार्टी ने किया है। और नून लीग का भी मसला ये है कि देखें, मतलब वो वोट को इज़्ज़त दो तो है, लेकिन ये कि पार्टी के अंदर वोट को इज़्ज़त दो का मामला नहीं है। अभी उनका इंतखाब हुआ है पार्टी। अब देखें ना कैसे हुआ है। ये मतलब ये कोई तरीका है? ये तो बस इलेक्शन कमीशन के मुंह को बंद करने वाली बात है। ये कोई जमहूरियत की स्पिरिट तो नहीं है। और अब इतना अरसा खाकान अब्बासी साथ रहे, ठीक है, शायद खाकान अब्बासी सही है, उन्होंने गलत टाइम पे मुखालफत और गलत फोरम पे शुरू कर दी, ये बिल्कुल उनका गलत है। लेकिन ये फैसला किसी पार्टी के फोरम पे होना चाहिए ना। ये दो बंदों को तो ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हमने इस बंदे को अब किनारे करना है। इसी तरह मेहताब खान है और उनका मसला ये है कि अहम ओहदों पे रहे हैं, इसी पार्टी की दम से रहे हैं, गवर्नर बने हैं, वज़ीर आला बने हैं और सेनेटर रहे हैं, बड़े अहम ओहदे उन्होंने एंजॉय किए हैं। पार्टी ने ही बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया जी, बिल्कुल नवाज शरीफ ने बनाया। तो कैप्टन सफदर से उनकी नहीं बनी। तो 2002 से फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 नौबत बाइन रसीद के 13 में हरा दिए गए। और उस हारने के पीछे कैप्टन साहब की प्लानिंग शामिल थी। और उससे जो रिएक्शन उनके अंदर आया तो वो भी ज़रा फासले पे हुए, तो किसी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने अब शाही ख़ानदान के फ़र्द से जो है ना मुखासमत मोल ले लिए, तो अब आपको पार्टी के अंदर कोई आपका मकाम नहीं। तो पार्टी खफा हुई या ख़ानदान खफा हुआ? ख़ानदान खफा हुआ। और ख़ानदान से खफगी का नतीजा ये है कि अब पार्टी में जगह ही नहीं रही। उनकी गलतियाँ अपनी जगह पे, उन्होंने बड़े गलत टाइम पे पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा, जब उन्होंने पिछले इलेक्शन में अपने जो है ना वो भाई को वो खड़ा किया, उस पर वो जीप पे बैठा, जीप के निशान पे किया। अभी भी PTI के साथ कुछ ऊंच नीच न हो जाती तो खबरें ये थी कि वो शायद खुद PTI में जाने वाले हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर वही बात, कोई फोरम होना चाहिए जहाँ पे पार्टी मुहासबा करे ना अपने फ़र्द का। ख़ानदान क्यों करे?
तो मतलब ना पीपल्स पार्टी में अंदर वो जमहूरियत है, वोट को इज़्ज़त है, ना ही नून लीग के अंदर वोट को इज़्ज़त है। ये बातें करने का मकसद ये है कि आगे जाके इन पार्टियों को इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। पार्टी मजबूत इस तरह नहीं होती कि ख़ानदान मजबूत है। पार्टी मजबूत तब होती है कि वो वाकई अवामी पार्टी हो, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हो, वो इदारा बनती है। जब ये इदारा मुस्तहकम होगा, यानी सियासी पार्टी मुस्तहकम होगी, तो फिर इस बात का इम्कान ख़त्म होगा कि जो बंदूक वाले हैं वो बैकफुट पे रहें। पार्टी अगर मजबूत नहीं होगी तो बंदूक के पास ताकत है। जब आप फिस्तायत करोगे तो फिर बंदूक तो ज़्यादा फिस्तायत करेगी ना। बल्कि खालिद साहब एक और चीज़ को अगर थोड़ा सा देखें हम कि इनकी जो पार्टीज़ हैं, हमने हमेशा देखा कि जब इनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो कोई इनके साथ खड़ा इसीलिए नहीं खड़ा होता ना। वो लोगों को, लोग तो ऑन नहीं करते, ऑन ही नहीं करते। आपने उन्हें ओनरशिप दी नहीं है, दी नहीं होती। ओनरशिप आपकी है, तो उनकी आपसे वफादारी ज़रूर थी, लेकिन कुर्बानी तो नहीं दे सकते आपके लिए। ये कुर्बानी दें भी तो वो कुर्बानी कैसे दें, क्यों दें? तो फ़ायदा तो सिर्फ आपको होना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोग उसमें भी देखें। इमरान खान साहब का भी हमारे सामने जो है ना वो पूरा आया है कि 9 मई को जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने बड़ा जो है हार्श रिएक्शन दिया, शायद गैर ज़रूरी रिएक्शन था, लेकिन लोगों ने रिएक्शन दिया। लेकिन वो जो लोग थे जो खान साहब के साथ जिन्होंने एंजॉय किया था, उनमें से एक बंदा भी खड़ा नहीं हुआ। सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आम लोग जो जेलों में गए, जो थानों में बंद हुए, और जो जिनकी केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस पूरे सिनेरियो में बहुत इक़्तिदार की राहदारियों में बड़ा इन रहा हो। कोई भी ऐसा नहीं है, सारे आम से लोग हैं, चाहे वो उनका सोशल स्टेटस जो भी हो, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से वो मारूफ सियासतदान नहीं है, उनमें से कोई भी नहीं है। तो अब क्या है सूरत हाल इस वक्त कि अगर अगले इलेक्शन में फ़र्ज़ करें कि पीटीआई के एक वोट बैंक तो मौजूद है, वो चाहे इमरान खान साहब का फ़ैन क्लब है या जो भी उसे नाम दें, वो वोट बैंक तो है, लेकिन वो वोट बैंक किसको पड़ेगा जब कैंडिडेट ही कोई नहीं होगा? तो फिर वो तो कहीं पे भी नहीं हो सकता। या तो वो लाताल्लुक हो जाएगा इससे, या ये है कि किसी मजबूरी होगी लोगों की, कर जाएगा, मतलब या तो वो देगा नहीं, ठीक है, या फिर वो कहीं इधर उधर फेंक देगा, मतलब किसी ऐसी पार्टी को दे देगा कि वो यानी मुतशक्किल नहीं होगा किसी उसके अंदर ना। तो ये चीज़ देखें, ये चीज़ हमने माजी में नून लीग के साथ भी यही चीज़ देखी थी कि जब इसके ऊपर तो ये भी 8 सीटों पे आ गए थे। कौमी असम्बली में टोटल 8 सीटें रह गई थी इनके भी सारे लोग जो है वो काफिल बना 2003 में 2002 के इलेक्शन जो थे उसमें काफलीग बन गई थी। यही हमने पीपल्स पार्टी के अंदर देखा था कि वहाँ एक पैट्रियट बन गई थी। और फिर एक और चीज़ मज़े की ये है खालिद साहब कि इनके पूरे पैटर्न को अगर आप देखें तो हर दफ़ा इनकी जो है पीपल्स पार्टी स्पेशली चूँकि पुरानी पार्टी है, तो जो भुट्टो के सारे साथी थे जो बानी अराकीन और बानी सारे वो कहलाते थे, जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो वो सारे के सारे फारिग कर दिए गए थे। अंकल्स को सबको साइडलाइन करके बेनज़ीर ने अपनी एक कैबिनेट बनाई थी। जब बेनज़ीर के मरने के बाद जरदारी साहब के पास आई तो उन्होंने आके वो सारी जो बेनज़ीर की पार्टी थी जिसमें रजीम चेंज पार्टी के अंदर मतलब बहुत सारे नाम जो है ना वो सफदर अब्बासी साहब और वो सारे के सारे वो गायब हो गए। इक़्तिदार का खेल ऐसा ही है। इक़्तिदार का खेल, उसमें रहमान मलिक और एक नई पूरी रजीम जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी के अंदर नज़र आई। आज भी अगर कल मेरे ख्याल में बिलावल को फुल फ्लैज पार्टी मिलती है तो जो जरदारी साहब वाली जो गेम है वो भी सारी आउट हो जाएगी। और अभी भी बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है ना ये चीज़ चल रही है कि वो आउट हो रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी लग रहा है बहुत सारी अफराद के हवाले से सुनाई देता है कि ये बिलावल का है या बिलावल ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और इसके जरदारी और बाप बेटे के दरमियान में इख्तिलाफ़ात हुए हमेशा से होता है। चूँकि बादशाहों के अंदर तो ये काम होता रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है उसे। तो ये आपकी जो बात है मैं उसी को सेकंड कर रहा हूँ कि ये इस हद तक मतलब इनके अंदर आमरीत या एक जो है ना मोनार्की उसकी बादशाहत की खूबू इतनी रची हुई है, बात ये डेमोक्रेसी की करते हैं। हकीकत में इसी वजह से है कि पाकिस्तान में प्रिवेल नहीं करती। और फिर जब इनके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं होती, लोगों के अंदर इनकी पेनिट्रेशन नहीं होती, तो फिर इनका जो सारे का सारा दौर मदार होता है वो GHQ के गेट नंबर 4 तक ही होता है कि वहाँ से जो आएगा
तो उसको अल्लाह बिस्मिल्लाह करके जो है ना उसके ऊपर जो ज़्यादा अच्छा बन गया तो उसको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा, जो थोड़ा सा जिसने अड़ी अवामी क़यादत ऊपर तभी आएगी, अवामी क़यादत ऊपर तभी आएगी जब इन पार्टियों के अंदर जो है ना जमहूरियत होगी। नहीं, अगर पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो ये फौजी गमले में उगे हुए नर्सरी में तैयार लोग हुक्मरानी करेंगे। इसहाक डार साहब का थप्पड़ जी साफ़ी लम्या लेट किया उन्होंने, ये काफ़ी ताज़ा तरीन जो वो है यानी चीज़ फैली हुई, चूँकि साफ़ी हैं तो साफ़ी शोर शराबा खूब कर लेते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी लोग इस तरह यानी साफ़ियों के साथ कर चुके हुए हैं। क्या ये हुआ क्या था और मसला क्या बना और वो क्यों इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए कि थप्पड़ ही निकाल मारा? इसमें दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मेरी जो अपनी राय है इसके बारे में। एक तो ये कि इसहाक डार साहब का टेम्परामेंट का हमेशा इशू रहा है। एक दफ़ा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब ये वज़ीर ख़जाना थे पिछली दफ़ा, मतलब जो 2018 से पहले थी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रियाज फ़हीम साहब, उन्होंने एक सवाल किया इन्होंने कहा कि इस बंदे को उठा के बाहर फेंक दो यहाँ से। अच्छा। तो उसके ऊपर सब लोग खड़े हो गए और सब ने एहतजाज किया। फिर उन्होंने कहा नहीं आप मेरे भाई हैं, हम उसके साथ करें। तो ये इनका रवैया है। अगर आप इसको देखें कि ये लंदन में होते थे, इन्हें लोग गालियाँ देते थे तो वहाँ पे पीछे चल के तो वहाँ पे बड़े टोपी पहन के बड़े मिस्कीन से हो के जो मुहज़्ज़ब बन के कहते थे कि जी मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे देखें, मुहज़्ज़ब तरीका अपनाना चाहिए वो। लेकिन ये जब मतलब इक़्तिदार से बाहर हों तो फिर ये मुहज़्ज़ब तरीका अपनाते हैं, और इक़्तिदार में हों तो ये फ़िरौन होते हैं। और इसहाक डार इसकी एक बड़ी वाज़ेह सी मिसाल है हमारे सामने। एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर है। दूसरी चीज़ एक ये है कि हमारे यहाँ सहाफ़त में भी ना एक शॉर्टकट ये है कि आप किसी से उलझ जाएं तो आप बहुत नुमायाँ हो जाएंगे। हमने देखा कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस तरीके को अपनाया, कई कोर्ट के अंदर वो बाकायदा सेट हो गया, हर बंदे के साथ जो है ना वो उसके साथ साथ चलते रहना और उससे करना। एजाज सैयद स्टाइल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो सारे दोस्त हैं तो इसलिए जो है वो उसे, लेकिन ये स्टाइल जो है ना उसमें कि आप आते हैं फिर नुमायाँ होते हैं कि जी आप उससे आपकी बात बनती है। तो अगर आप आराम से बैक एंड पे रह के काम करते रहें, आप चीज़ें, आप सवाल भी जो है ना वो बड़ा कंपोज और टेक्निकल किस्म का सवाल पूछें तो फिर कोई वो नहीं होती है आपकी ना, यानी असल में तो साफ़ी थानेदार तो नहीं होता कि उसने लाज़िमन जवाब देना होता है। ऐसे ही है, वो जब सवाल करता है और उसको जवाब नहीं मिलता तो ये जवाब न देना भी उसकी फतह है। और मतलब उसको, और जिसको आप सवाल कर रहे हैं उसके पास ये हक है कि वो आपको जवाब दे या ना दे। मतलब नो कमेंट्स कहना भी एक उसका राइट है। जितना आपके सवाल का राइट है इतना उसका नो कमेंट्स कहना भी उसके ऊपर है। लेकिन ये जो पीछे माइक लेके माइक को बना लेते हैं क्लाशनकोफ, जी बिल्कुल, और जाके मुंह में डालते हैं, वो जैसे वो इकरारुल हसन साहब जो करते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, ये कोई सहाफ़त तो नहीं है। नहीं, ये मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को बिल्कुल सहाफ़त नहीं समझता और मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम इसहाक डार साहब की बात की तायद कर रहे हैं। पहली सी बात है कि उनके अंदर जो है इक़्तिदार में, ये इसहाक डार का नहीं है, ये सब लोगों का मसला है कि जब भी इक़्तिदार में होते हैं तो ये इतने फ़िरौन होते हैं। मैं आपको चंद दिन पहले की बात बताऊँ कि ये फवाद चौधरी साहब जो थे, तो ये एक दफ़ा खड़े होकर पीआईडी में इन्होंने कहा था कि हमें किसी कैमरे की, किसी जर्नलिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ सारे जो है ना, हमें यूट्यूब काफ़ी है हमारे लिए, वो जो है ना वो है, कोई सोशल मीडिया, हर चीज़ ये फजूल है सब कुछ, और सब जो है ना मैं तो कहता हूँ कि इनके इश्तिहार बंद होने चाहिए और ये होना चाहिए। और जब ये इक़्तिदार में थे और वज़ीर इत्तलाआत थे, और अब की बात यह है कि वो फ़ोन कर कर के लोगों की तरले और मिन्नतें करते थे कि वह फ़लाँ जगह पे जो है ना वो मैं अदालत आ रहा हूँ तो वहाँ पे प्लीज़ आ जाएं, ये मैं नहीं चाहता कि मुझे जो है ना वो कैमरों की गैर मौजूदगी में अरेस्ट कर लिया जाए। अगर उन्होंने करना भी है तो कम अज़ कम मेरी फ़ोटो बन जाए। ये मिन्नतें तरले जो है ना लिटरली वो लोगों को फ़ोन कर कर के करते हैं। ये इन सब की आदत है। ये नून लीग के मैं एक एक बंदे का नाम बता सकता हूँ कि जी जो ये काम करते रहे हैं कि इक़्तिदार के बाहर उनका क्या होता है और इक़्तिदार के अंदर आके क्या है। पीपल्स पार्टी वाले इस मामले में बेहतर है,
कि मतलब वो इक़्तिदार के अंदर भी नहीं है, उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। यानी उनका रवैया ज़्यादा जमहूरी है, ज़्यादा जमहूरी इस हवाले से उनका, और इक़्तिदार से बाहर भी हूँ तो वो ज़रा थोड़ा सा मतलब उसमें फ़र्क है, लेकिन बहरहाल इक़्तिदार के अंदर भी इस वो सिंध के अंदर जाके ज़रा उनका रवैया और हो जाता है। वो तो फिर वडेरा शाही जो है ना वहाँ पे कुछ और मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इस्लामाबाद की हद तक बात कर रहा हूँ, या कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर, कि इस तरह का इनका रवैया निस्बतन कम है। ये नहीं है कि बिल्कुल सिरे से नहीं है, लेकिन निस्बतन कम है उनका। सिवाय एक दो लोग हैं, और वो भी वो थे जो पीपल्स पार्टी के, मतलब ऐसे लोग हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में हैं। कलाम सरवर ख़ान का एक नाम लूँ कि वो जब होते थे तो वो बड़ी दफ़ा जो है ना उन्होंने लोगों को थप्पड़ भी मारे, लड़ भी पड़े, या उनके गार्ड्स को कहा कि इस बंदे को सबक सिखाओ। तो उनका रहा इसी तरह के 2, 4, 6 और नाम, लेकिन ओवरऑल उनका काम है। नून लीग के अंदर और पीटीआई के अंदर ये तो कूट कूट के भरा हुआ है, और बाकी भी सियासी जमातों में से अक्सरियत जो है वो इस तरफ जाती है। पीपल्स पार्टी को मेन स्ट्रीम में ये देना पड़ेगा, और दूसरा अगर कहें तो जमात इस्लामी के अंदर जो है ना वो रहती है। वरना तो हमने ये देखा JUI के लोग भी ये काम करते रहे, कौम प्रेस जितने भी हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफ़ा जो है उनके वर्कर्स ने या उनके जो हैं वो साफ़ियों को मारना शुरू कर दिया। कोई एक जो है ना उनके ख्याल में गैर मुनासिब सवाल अगर किसी ने कर दिया, इस तरह के हर एक ने यहाँ पे यही किया हुआ है। तो चलिए, हमारी अच्छी खासी हो गई आज डिस्कशन, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हो गई। तो इंशाल्लाह अगले से अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।